1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री 300 डिग्री। ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, बाह्य कोण की बात करें तब क्या होगा? बाह्य कोण किसको कहेंगे? बाहर वाला में कौन सा बहुत तरह से बाहर बनते हैं, तो भुजाओं को अगर क्रम से बढ़ाएंगे ना, क्रम से बढ़ाएंगे, भुजाओं को अगर क्रम से बढ़ाते हैं, भुजाओं को अगर क्रम से बढ़ाते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखना ध्यान से, भुजाओं को जैसे मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, मान लो कि एक चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज बना दिए, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में अगर मान लेते हैं हम भुजा को क्रम से बढ़ाएंगे, ये भुजा इधर बढ़ा दिए, इस भुजा को इधर बढ़ा दिए, इस भुजा को इधर बढ़ा दिए और इस भुजा को, तो इसके द्वारा जो ये कोण बना, ये कोण बना और ये जो कोण बना, यानी भुजाओं को क्रम से बढ़ाने पर जो कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इन कोणों का जोगफल, जैसे मान लेते हैं ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा मान लेते हैं और ये कोण गामा मान लेते हैं और ये कोण डेल्टा, तो हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान कितना हो जाएगा? 300। बहुत ही आसानी से हम लोग समझ भी सकते हैं होता कैसे, क्योंकि हमने अगर इस कोण को कितना माना था, मान लो कि इस कोण को 1 मान लिया था, इस कोण को कितना, और इस कोण को 3 माना था, इस कोण को कितना माना था? 4 माना था। और हमने एक बात तो पहले से पता है कि 1 प्लस 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना होता है? 360 डिग्री। और एक बात और पता है कि कोण 1 और कोण अल्फा को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी कह सकते हैं कि अल्फा कोण 1 बराबर कितना? 180। और दूसरा हम लोग ये बात, दूसरा अगर ध्यान दे, दूसरा अगर ध्यान दे तो बीटा और प्लस कितना है? कोण 2 बराबर भी 180 डिग्री हो जाएगा। तीसरा अगर देखें ध्यान दे तो तीसरा अगर ध्यान दे तो गामा प्लस कोण 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। और गामा के बाद डेल्टा प्लस कोण 4 बराबर कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब इन सभी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और प्लस इधर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 720 और ये 360 बराबर 720। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान कितना हो जाएगा? 720 और माइनस 360। फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? 360। अल्फा बीटा गामा को पहले हम तो लिख चुके हैं कि 360, तो हुआ तो सही लिख रहे थे। कैसे 360 डिग्री आ गया, इस बात समझ में आ गया। चतुर्भुज हो या पंचभुज, किसी भी बहुभुज का अगर बाह्य कोणों का योगफल पूछेगा तो कितना बताना है? 360 डिग्री होता है। वो त्रिभुज है या तो चतुर्भुज है या पंचभुज या षष्ठभुज, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी बहुभुज के अगर सभी बाह्य कोणों का योगफल पूछे, किसी भी बहुभुज, हम कोई स्पेशल बहुभुज यदि की चर्चा नहीं कर रहे, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होगा, सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होगा, सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। किसी भी त्रिभुज की बात कर ले, चतुर्भुज की बात करें या तो पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, किसी भी भुजा वाले बहुभुज की बात करें तो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हाँ, अंतः कोण की बात करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा। किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है,
किसी बहुभुज कोई स्पेशल बहुभुज की चर्चा नहीं किया, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, दो तरह से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2n-4 गुने 90 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो n-2 गुने 90 दूना कितना? दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी के लिए हो गया, कोई भी बहुभुज के लिए हो गया, ये जनरल फॉर्मूला है। अब अंतःकोण के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बाह्य कोण तो फिक्स है, 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो या तो चतुर्भुज या तो पंचभुज हो, ठीक है ना। अब हम लोग, ये तो हो गया चतुर्भुज की छोटी छोटी बातें। इस पर कुछ साधारण सा क्वेश्चन भी पूछता है, ज्यादा भारी तो पूछेगा नहीं, बस सिंपल सा सवाल पूछेगा। सिंपल क्या सवाल पूछता है कि कोई भी ऐसा सवाल दे देगा, कोई चतुर्भुज बना दिया, मान लेते ये चतुर्भुज है और ये कोण कहा जाएगा कि 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये वाला मान लेते हैं कुछ और दे दिया, ये 60 हो गया, 70, नहीं तो ये काम कर लेते हैं, इसे ज्यादा मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 110 हो गया, इसे मान लेते हैं कि ये 100 हो गया, तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो निकाल सकते हैं आराम से। ये कोण 60 डिग्री है, ये 110 है और ये 100 है, और ये मान लेते हैं कि x है, तो सबको जोड़ लेंगे, 110 प्लस 100 प्लस x और प्लस 60 मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और जब 360 हो जाएगा तो x का मान निकाल लेंगे, 360 माइनस, जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, और 360 में से 270 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी आंसर कितना डिग्री हो जाएगा? 90। ये तो बहुत ही आसान तरह का सवाल है। हम लोग इसके प्रकार पर ध्यान देते हैं, इसके प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका प्रॉपर्टी समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज के प्रकार, ध्यान देना, चतुर्भुज के प्रकार की अगर बात करें तो हम लोग दो तरह के त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। एक चतुर्भुज जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और दूसरा जिसको बोलते हैं, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। दो तरह के चतुर्भुज के चर्चा के, एक तो समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ट्रापेजियम, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? तो मुख्य रूप से अगर हम लोग ध्यान दें तो पूरे चतुर्भुज को कितने वर्ग में बांट दिया? 2 वर्ग में। एक तो हो गया समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज कहते किसको, ये पता है? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं कि अगर आमने सामने की भुजाएं जो होती है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं क्या होती है? समांतर एवं बराबर होती है, समांतर एवं बराबर होती है। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कौन सा, वैसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर ध्यान दिया जाए, आमने सामने की भुजा की बात करें तो देखो, ये हो गया आमने सामने की भुजा हो गया, मान लेते हैं इसका नाम हम रख देते हैं, नाम रख दिए ए बी सी और डी। ये हो गया तुम्हारा कौन? समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसी को हम लोग देखो, आमने सामने की भुजा समानांतर भी है, समानांतर का मतलब दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या हो? समान हो, और दोनों का ये जितना लंबा CD है उतना ही लंबा क्या हो? AB हो। तो कोई भी अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर में बराबर होती है, वैसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं हम लोग? समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। बातें समझ में आ गई? समानांतर चतुर्भुज की अगर बात करें तो दूसरा अगर ध्यान दे समानांतर चतुर्भुज में, तो दूसरा हम लोग बात कर रहे थे ट्रापेजियम, ठीक है। अब ये ट्रापेजियम किसे कहते हैं? ट्रापेजियम के लिए क्या होता है, इसमें
एक जो जोड़ा होता है आमने सामने का जो भुजा होता है, आमने सामने के भुजाओं का एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होगा, दूसरा पर नहीं। एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। जैसे अगर ध्यान दे तो एक जोड़ा अगर समांतर की बात करें तो ये हो जाएगा। एक जोड़ा क्या है इसका? समानांतर है। दूसरा जोड़ा समानांतर नहीं होगा। देख लो, जैसे नाम रख दी ए बी सी और क्या नाम रखे? डी। बातें समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारा जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। क्योंकि केवल इसका एक ही पेयर ऐसा है, भुजाओं का एक पेयर ऐसा है। अगर देखा जाए तो ये वाला और ये दोनों क्या है? पैरेलल। बट ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो कोई भी एक जोड़ा अगर पैरेलल होगा तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और ये तुम्हारा कौन सा चतुर्भुज हो गया? समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज दो प्रकार का होता है। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन होता है? ध्यान देना। ये समलंब चतुर्भुज दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग विषम बाहु समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग समबाहु, सम द्विबाहु, सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। सम द्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम द्विबाहु का मतलब हम लोगों ने अभी देखा, ये जो है ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है? समलंब सम द्विबाहु चतुर्भुज है। समलंब इसलिए है क्योंकि ये तो भुजा ए बी हो गया और ये क्या हो गया? सी डी। ए बी और सी डी पर ध्यान दें तो ए बी और ये कितना हो गया? सी डी हो गया। ए बी और सी डी पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये दोनों तो पैरेलल है, समानांतर रहने के कारण क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन इसका जो असमानांतर पेयर है, जो समानांतर नहीं है, यानी एसी और बीडी समानांतर नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। और यदि ये दोनों आपस में बराबर हो, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो तो वैसे समलंब चतुर्भुज को क्या कहते हैं? सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमने ऐसा बना लिया, ये और ये हमने समानांतर बना लिया, ठीक है, एक ऐसे बना लिया और एक हमने ऐसे बना लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली क्या बातें हैं कि हमने बना तो लिया ऐसे, और जब ऐसे बना लिया ऐसे बन गया। अभी थोड़ा सा ये वाला, ये तो पैरेलल हो गया, ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और यदि ये दोनों पैरेलल हो गया तो एक बात पता चलता है, लेकिन ये दोनों क्या बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, जिसके वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे? विषम बाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो ये समलंब सम चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। और दूसरा क्या होता है? तो सम द्विबाहु और एक हो गया विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसकी भुजाएं जो असमानांतर पेयर होता है। कौन सा पेयर? असमानांतर पेयर अगर बराबर हो तब उसको सम द्विबाहु बोलेंगे, लेकिन जब असमानांतर पेयर अगर बराबर नहीं हो तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषम बाहु बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये तो हो गया समलंब चतुर्भुज का प्रकार। अब अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो समलंब चतुर्भुज पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। और समानांतर चतुर्भुज के कितने प्रकार हो सकते हैं? समानांतर चतुर्भुज के प्रकार पर अगर ध्यान दें तो इसके जो पहला जो प्रकार हो जाएंगे इसके समानांतर चतुर्भुज के, समानांतर चतुर्भुज के जो पहला प्रकार होंगे जिसे हम लोग कहते हैं, पहला जिसको बोलेंगे हम लोग, ध्यान देना। तो एक तो हो गया इसी का एक प्रकार हो जाता है जिसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम लोग? सम चतुर्भुज। क्योंकि सम चतुर्भुज एक प्रकार का क्या है? समानांतर चतुर्भुज। क्योंकि इसके भी आमने सामने की भुजाएं तो समानांतर बराबर होती है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी। दूसरा जो प्रकार हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आयत, तो सम चतुर्भुज का ही एक विशेष परिस्थिति आयत हो जाता है। और तीसरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
वर्ग। 3 दिखाई दे रहा है। तो समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस कहते हैं। क्या इसे बोलते हैं हम लोग? रोम्बस। इसे क्या कहते हैं? आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्ट एंगल। और वर्ग को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज 3 प्रकार के, एक समचतुर्भुज, एक आयत और एक क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है। कुछ कुछ इस तीनों में परिभाषित अलग अलग बातें रहती है। इनके गुणों के बारे में समझते हैं। इनके गुणों के बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है थोड़ा सा देख। ये तुम्हारा समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है। और अगर ध्यान दे तो ये क्या कहलाता है? इसका विकर्ण कहलाता है। ये भी इसका क्या कहलाएगा? ठीक है। नाम दे सकते हैं हम लोग। नाम अगर देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। और नाम क्या दें? ए, बी, सी और इसमें जितने भी बात बनते हैं उन सभी बातों को ध्यान में रख लेंगे। सबसे पहला बात नंबर पहला है कि कभी भी दो लगातार कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दो लगातार कोणों का योगफल कितना होगा? अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है तब। ये हम लोग बात कर रहे हैं पार्लेलोग्राम हो गया। पार्लेल का ये साइन है पार्लेलोग्राम। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं। और हमने पहला बात देखा कि दो लगातार कोणों का योगफल कितना होगा? कोणों का योग, दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। कोई भी दो कोण जोड़ लो। तुमको मन है कि कोण ए और कोण डी को जोड़ लेते हैं, कितना होगा? तो दोनों लगातार है कि नहीं? दोनों लगातार है। चलते दोनों लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम लोग समानांतर रेखाओं के नियम से हम लोग जानते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटे तो उसके द्वारा बने एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो अगर ये कोण और ये कोण देखा जाए तो अगर तिर्यक रेखा एडी को माना जाए और ये दोनों पैरेलल हो, ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? संपूरक हो जाएंगे, यानी 180। कोई भी दो कोण लगातार जोड़ लो। दूसरा अगर मान लेते हैं, या तो तुमको मन कर रहा है कि कोण ए और बी को जोड़े, तो बताओ कोण ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। या तो तुमको मन कर रहा है कि कोण बी और सी जोड़ ले, कोण बी प्लस कोण सी जोड़ ले तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री ही होगा। या तो तुम्हें मन कर रहा है कि कोण सी और कोण डी को जोड़ ले तो कितना होगा? 180 डिग्री। कोई भी दो लगातार कोणों का जो फल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पहला बात हम लोगों ने सीखा। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि अगर अल्टरनेट एंगल की बात करें, जैसे मान लेते हैं कोण ए है, तो कोण ए के सामने का कोण हो जाएगा कोण कितना? यानी कोण ए के सामने कोण सी, ये बराबर हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर बात करें तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? कोण बी बराबर कितना? कोण डी। तो ये बातें भी समझ में आ गई। ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और अगर मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज में ध्यान से देखा जाए तब क्या क्या बातें होती है थोड़ा सा देख। ये जो समानांतर चतुर्भुज हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो दो बातें तो हम लोगों ने देख ली है। और क्या बात है इसमें समझना। इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरे कितने वर्ग में बट गया है? 1 2 3 4 मान लेते हैं। दोनों एक दूसरे को ओ पर काटता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। क्या याद रखना है वो देखो। समानांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणे क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब ये आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसमें 4 गो है। अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बन रहा है? ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। दूसरा बन रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी बना लो, बीओसी बना लो, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना? सीओ
डी होगा, सीओडी हो जाएगा, सीओडी ना, चलो सीओडी हो गया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एओडी। तो सभी आपस में क्या होते हैं और ये बराबर भी होते हैं, और अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए बराबर के साथ साथ क्या होते हैं, बराबर के साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरे ये समांतर चतुर्भुज का बताओ तो 1/4 होगा कि नहीं होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं बराबर होगा किसके, 1/2 एरिया ऑफ, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का 1/2 नहीं बल्कि कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। 1/2 कहाँ से आएगा, 1/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अब थोड़ा सा और देखो, हमने तो देखा कि ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज, नाम भी हमने रख लिया था ए बी सी डी। एक इम्पोर्टेंट बात और समझना है, क्या इनके विकर्ण जो हमने बनाया था, क्या विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे थे, नहीं काट रहे थे। तुम देख लो इसका जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काट नहीं रहे थे, यानी दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, यानी समानांतर अगर चतुर्भुज का सबसे सिंपल यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये जो कोण देख रहे हैं, ये जो कोण है ये कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, यानी इज नॉट इक्वल टू कितना डिग्री, जब 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा कभी भी। अगर ध्यान दिया तो ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर इसी का एक स्पेशल केस है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में ये कोण कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में और कोई खास बात तो है नहीं। समानांतर चतुर्भुज के बाद आगे जो हम लोग पढ़ना है, और वो क्या है, आगे जो हम लोग को पढ़ना है और वो है आगे जो पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना होती है आयत। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, आयत पढ़ना है, आयत। ठीक, चतुर्भुज रेक्टेंगल उसी का प्रकार है ना। आयत किसे कहते हैं सबको पता होगा। आयत की अगर बात करें, आयत की बात कर लें, ये तुम्हारा आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। चलो ठीक है, इसको आयत बना देते हैं। अब तो आयत है, चलो ठीक है। अब ये अगर तुम्हारा आयत हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक विकर्ण, और ये दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, समानांतर चतुर्भुज ही है। तो ये अगर समानांतर चतुर्भुज है, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के ही टाइप्स में बात कर रहे थे, एबीसीडी हो गया। इसका जो स्पेशल जो गुण है, वो गुण क्या है कि सभी कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो सभी कोण कितने डिग्री, तो एक बात हमें पता चला कि इसमें अगर ध्यान दिया जाए, कोण ए बराबर होते हैं कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण कितना डी, और चारों के चारों कोण कितने डिग्री। पहला बात हम लोगों ने सीखी। दूसरा अगर ध्यान दिया जाए, दूसरा अगर बात करते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण एसी हो गया और बराबर क्या हो जाएंगे, विकर्ण बीडी। ये दूसरा बात हमने सीखा। तीसरा बात, जो दोनों ये जो दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इसमें भी वही बात होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो कोई भी दो लगातार कोणों को जोड़ेंगे तो 180 तो आएगा ही। और इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सम विभाजित करते हैं, यानी कह सकते हैं कि OA बराबर कितना हो जाएगा, OC। एंड अगर बात करें तो OB बराबर कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा। चौथा अगर इसमें ध्यान दे, चौथी बातों पर अगर फोकस करें तो ये तो, और इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर तो होती ही है, यानी हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर हो जाएगा किसके, CD के। AB बराबर होगा किसके, CD के ना। एंड BC बराबर होगा किसके, AD के। आमने सामने की भुजा, इसे हम लोग लंबाई लेंथ कहते हैं, L से सूचित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, चौड़ाई। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का,
जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयत में एक और बात अगर ध्यान दिया, जिसकी कभी कभी विकर्ण की लंबाई पूछता है, तो विकर्ण की लंबाई हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कौन सा प्रमेय से? तो अगर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो हो जाता है, ये हो जाएगा विकर्ण। और विकर्ण के लिए हम लोग बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कितना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना, लंब का काम करेगा एल स्क्वायर और आधार का काम मान लेते हैं, चाहे लंब का काम ही किया तो लंब स्क्वायर जोड़ा क्या हो गया, आधार स्क्वायर। तो यही विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में है? कभी भी विकर्ण अगर निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा आयत की बात। आयत के बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो एक होता है समचतुर्भुज। आयत के बाद अगर ध्यान दें तो क्या होता है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादा ध्यान देना, समचतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रोम्बस। क्या बोलते हैं हम लोग? रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। नहीं दिख रहा उधर से, नहीं दिख रहा, देखो दिखाई नहीं दे रहा। ए बी सी और ये डी, रोम्बस हो गया। एक बात ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का हमने बताया सब समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज में ध्यान देना, कभी भी लगातार दो कोणों का जोगफल 180 डिग्री ही होगा। तो इसमें भी, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या कितना हो जाएगा, डी ए। ठीक है, और हमने बताया था कि ये दोनों को मिला देंगे, ये विकर्ण हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, ऊपर काटेंगे। और इन दोनों के विकर्ण में एक बात ध्यान रखना है, दोनों का विकर्ण कभी बराबर नहीं होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि AC इज नॉट इक्वल टू क्या होते हैं, BD। विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन इनके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। यानी कि OA का मान किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा, और OB का मान किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और समझना है, OB का मान तो OD के बराबर हो गया। और अगर ध्यान दिया जाए, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के बहुत से तरीके हैं। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लेते ए है, इसकी भी लंबाई ए, इसकी भी लंबाई ए, इसकी भी लंबाई ए, इसकी भी लंबाई ए, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले एक काम और कर लेते हैं। और एक काम क्या कर लेंगे, और वो काम है आपका कि जो इसके विकर्ण होते हैं दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लंब होते हैं। यानी ये दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर होता है कोण COD के। तो सही बात है, लेकिन ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, या लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब भी होता है और दो भाग में, तो लंब समद्विभाजक इसको होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो लंब समद्विभाजक हो गया। अब इसमें एक बात और समझना क्या है, वो थोड़ा सा ये तो विकर्ण हो गया, ये हो गया। विकर्ण की लंबाई को अगर हम लोग D4 डायगोनल होता है, D का मतलब क्या होता है, डायगोनल। मान लेते हैं इसके पहला विकर्ण AC जो है ना, इसके डायगोनल को D1 मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आधा हो जाएगा। तो D1 बटा ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, D1 बटा, इसकी लंबाई D1 बटा 2, इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगा, D1 बटे 2। अच्छा, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, अगर D2 मान लेते हैं तो D2 बटा 2 हो जाएगा, और इसकी लंबाई D2 बटा 2 हो जाएगा।
और हमें पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का काम करेगा और ये दोनों किसका काम करेगा, लंब और आधार का काम करेगा। तो हमें एक बात तो पता चलता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, यानी d1 बट्टा 2 का जो स्क्वायर होगा और प्लस d2 बट्टा जो 2 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के बराबर। इसी को कैलकुलेशन कर लें तो d1 स्क्वायर d1 स्क्वायर बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस d2 स्क्वायर और बटा 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। और एक बहुत ही अच्छा सवाल बन गया, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। इससे कभी कभी सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछता है, क्या सवाल पूछेगा वो देखो। इसमें कभी कभी विकर्ण की लंबाई दे देगा और भुजा की लंबाई क्या करता है, पूछता है। तो ऐसे हम लोग आधा करके भी बना लेते हैं, और नहीं तो फिर जैसे मान लेते हैं कि सवाल में कैसा रहेगा, सवाल रहेगा कह देगा ये वो क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यदि है तो इसने क्या कहा, ध्यान देना, इसने मान लेते हैं एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। इसमें कह देगा कि मान लो कि ABCD है, ABCD। सवाल में कहा कि AC का मान लेते हैं कि दिले है, AC का मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, चाहे ऐसे कर लेते हैं। इसका मान 30, मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और BD की लंबाई मान लेते हैं कितना, 12 सेंटीमीटर। और तुमसे पूछेगा कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो हम लोग एक तो जो भी फॉर्मूला बताएं उससे भी बना सकते हैं। क्योंकि भुजा की लंबाई बराबर अभी हम लोग पढ़े a स्क्वायर बराबर क्या होता है 4a स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा कि d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई तो दिया हुआ है ना, चलो तो 4a मतलब भुजा की लंबाई निकालना, तो 4a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 4a स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 100, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा फिर। तो 4a स्क्वायर का मान कितना गया 400, 4 से कट जाएगा 100 बार में, तो a स्क्वायर का मान 100 आया, a का मान कितना आ जाएगा 10। भुजा की लंबाई 10 निकाल ली। ऐसे भी निकाल सकते नहीं, इतना नहीं करना चाहते तो ये पता है 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 16 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 6, तो ये 8 का स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। समझ में जैसे बनो, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करता है। हमने सारी बातों को बता दी। कभी कभी बहुत ज्यादा अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ही बनता है। जैसे मान लेते तुमसे सवाल क्या पूछ दिया, एक बहुत अच्छा सवाल बताते हैं। जैसे सवाल क्या दिया कि कोई चतुर्भुज, देख कहा जाएगा क्या कि किसी समचतुर्भुज के मान लेते कह देगा कि विकर्णों का योगफल दे दिया, विकर्णों का योगफल कुछ भी दे देगा, उस पर डिपेंड करता है। मान लेते विकर्णों का योगफल दे दिया है, मान लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है 40 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है। इतना दे दिया, ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया। और विकर्ण दिले अधिक, विकर्णों का योगफल कितना है 40, एवं प्रत्येक भुजा की लंबाई भी दे देगा तुमको, प्रत्येक भुजा की लंबाई दे देगा। तो भुजा की लंबाई मान लेते हैं कुछ दे दिया, मान लेते हैं कि तुमको दे दिया ऐसे 10 सेंटीमीटर। सवाल क्या पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला की अगर बात करें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने देखा कि ये अगर समचतुर्भुज है, ठीक है, तो ये 4 वर्ग में बढ़ गया। तो किसी ये तो पूरे पता है कि d1 बटा कितना हो जाएगा 2, और इसका पता है कि d2 बटा कितना हो जाएगा 2। तो अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं भी याद है तो निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
4 गुने कोई एगो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1 कितना हो जाएगा 2 गुने आधार हो जाएगा और आधार का मान पता है कितना है और 40 आधार का मान d1/2 है और ऊंचाई कितना है d2 यही ना है। अरे एगो का आधार मान एगो ऊंचाई मान चूंकि दोनों एक दूसरे पर क्या है लंब है। चलो तो ये 2 दूना 4 2 दूना 4 कट गया तो फॉर्मूला तुम्हारा बन गया 1/2 गुने d1 ये बन गया। अब सवाल तो ऐसा दिया है हमें निकालना क्या है 1/2 d1 d2 ये निकालना है ना। अगर इस क्वेश्चन में कहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग तो जानते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 d2 और इसका मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है नहीं दिया है तो निकालना ही दिया कहाँ है ये तो योगफल दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहे कैसे निकलेगा। फोटो से भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो नहीं बनेगा बनाने वाला चांस ही नहीं तो सिंपल से एक काम कर लेना। हम लोग अभी पढ़े थे कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर यानी विकर्णों के वर्गों का जो जोगफल होता है 4a स्क्वायर के क्या होता है तो 4 a का वैल्यू कितना दिया 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 d1 जोड़े d2 तोड़े दिले d1 प्लस d2 था तो 4a स्क्वायर का मान कितना दिया a का मान 10 तो सब मिला जुला कर कितना आ गया 400 आए। लेकिन हमें क्या निकालना है d1 गुने d2 निकालना तो इससे कैसे निकलेगा इससे कैसे निकाले तो थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो निकल जाएगा। हम लोग को पता है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े ऐसा d1 प्लस d2 के दी होल स्क्वायर बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कि d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा d1 गुने d2 हो जाएगा ऐसा तो पढ़ा जब ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है और प्लस में d1 हाँ 2 भी होगा तो d1 प्लस d2 का वैल्यू तो हम लोग को पता है कितना होता है d1 प्लस d2 का मान कितना होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया गया था d1 प्लस d2 का मान कितना दे रहे 40 योगफल 40 1 मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया है खाली सेंटीमीटर का योगफल है ना योगफल है तो केवल 40 सेंटीमीटर रहेगा 40 सेंटीमीटर। चलो अब इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा आगे देखें तो d1 प्लस d2 का मान कितना दिया 40 तो 40 का जो स्क्वायर अगर करते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा इसका मान 40 का स्क्वायर बराबर d इसका मान तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना है 400 चलो रख देते हैं इसका मान 400 प्लस 2 d1 गुने d2 तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 और एक प्लस मिल जाएगा तो 2 d1 d2 ठीक है। अब 1600 में से 400 घटेगा तो कितना बचेगा 1200 बचेगा और इंटू 2 d1 d2 2 से काट लो के बार में कटेगा हमें एरिया निकालना है ना एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अब आराम से निकल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ जो रोम्बस हो गया वो कितना हो जाएगा 1/2 गुने d1 d2 पढ़े हैं ना 1/2 तो हो गया d1 d2 का मान कितना आ गया 600 कैलकुलेशन कर